Okay, so is the screen visible now? Yes, sir. Fine. So now we'll understand. Now we'll take our vocabulary to a different level. We will see the examples of homonyms, homophones, homographs, synonyms, antonyms, so that our learning is reinforced, right? Yes, sir. We'll be looking at synonyms, antonyms, and homonyms. So first of all, we know synonyms. Words that have the same or nearly the same meaning are called as synonyms. Okay. For example, wet. Wet, wet तो आप सब जानते हैं, गीला. Moist, गीला, moist मतलब हल्का सा गीला. लेकिन नमी. हाँ, लेकिन ये सिनोनिम है क्योंकि रिलेटेड है. डैम्प, जैसे कि बारिश होती है तो हमारी जो दीवारें हैं उस पर क्या आ जाता है, डैम्प, राइट? हाँ. So all these words are synonymous terms. Now we go on to the second one, big. Big is something very very large or huge. Smart. अब हम लोग आज की डेट में स्मार्ट शब्द बहुत यूज करते हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्टफोन. तो स्मार्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट मतलब, अच्छा कुछ लोग इसको गलत तरीके से बोलते हैं कि हैंडसम. हैंडसम नहीं है, ही इज अ स्मार्ट गाय. उसका मतलब खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है. स्मार्ट मींस इंटेलिजेंट, क्लेवर, Yes, sir. है ना? हम अपने फोन को स्मार्टफोन क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज एबल टू डू मल्टीटास्किंग. इट कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली. तो हम क्या बोलते हैं? Yes. स्मार्टफोन. स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है? स्मार्ट वॉच. हाँ, बिल्कुल सही. स्मार्ट वॉच. स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम अच्छा होता है, मेट्रो रहती है, पॉल्यूशन कम रहता है, सोलर एनर्जी यूज करते हैं. तो स्मार्ट इज नॉट हैंडसम, इट इज इंटेलिजेंट और क्लेवर, राइट? सो व्हाट आर दीज टर्म्स कॉल्ड? Synonyms. Synonyms. Antonyms, words that have the opposite meanings. Example, hot, cold, yes, no, in, out, up, down, wrong, right, black, white, slow, fast, tall, short. ठीक है? टॉल का शॉर्ट ही होगा. स्मॉल अगर लिखता हूं तो वो शॉर्ट और स्मॉल सिनोनिमस हो जाएंगे. होमोनिम्स, होमो मीन्स सेम, निम्स मीन्स नेम, one or two or more words spelled and pronounced same but have different meaning. Example, mean. mean का मतलब होता है एवरेज. जैसे कि 0 से लेकर 10 का मीन क्या है? 5. तो वो 5 क्या हुआ? एवरेज. और मीन ये भी होता है नेस्टी. नेस्टी मतलब मीन है बहुत, मतलब कि आप उसका हिंदी में मीन को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? नेस्टी को नास्टी मतलब सर? मीन मतलब माइजरली टाइप का होता है ना, जो छोटे दिमाग का आप कह सकते हो. मीन पर्सनालिटी, ओके सर. है ना? तो उसका हिंदी में आप निकाल लेना. पंच. अब क्या होता है, एक फ्रूट पंच होता है. जैसे कि मैंने मान लो सेब, संतरा, अनार सबका मिक्स करके एक जूस निकाला, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रूट पंच, है ना? फ्रूट का मिक्सचर. और पंच का मतलब होता है घूसा, यानी कि किसी को पंच मारना, यानी कि घूसे से मारना. तो एक ही वर्ड का सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग अलग अलग है. तो क्या हो गया ये? होमोनिम. डॉग, होमोनिम्स, है ना? डॉग मतलब एनिमल, और डॉग का मतलब होता है फॉलो क्लोजली. तो आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा कि ये कौन सा वाला शब्द है, डॉग एनिमल है या फिर फॉलो क्लोजली. बैट. बैट कौन सा होता है? जो हम लोग बल्ला यूज करते हैं क्रिकेट में. और बैट एनिमल भी होता है, चिमगादड़, राइट? तो ये क्या हो गए? यस सर. होमोनिम्स, राइट? ये आपको काफी सारे एग्जांपल मिल गए. मोर होमोनिम्स. सो homonyms sound the same and are spelled the same. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा, पहले से क्लियर नहीं आ रही? ये सर बीच में बार बार अटक रही है. अच्छा, तो एक मिनट, या तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी या फिर
मतलब बीच में डिसकंटिन्यू हो जाता है क्या? यस सर। मतलब हो सकता है कि ये मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है तो उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा हो। लेट्स सी। ठीक यस है, सर। अभी पहले से ठीक है क्या, कि पहले ठीक थी? नो सर, इट्स क्लियर। नाउ इट्स क्लियर। सर क्लियर है आवाज, बट वो बस बीच बीच में एकदम से हो जाता है। हाँ तो वो फिर वो कनेक्टिविटी का इश्यू होगा, है ना। अब इसको यस। बिना करके भी देखते हैं, क्योंकि इसमें वो पकड़ नहीं रहा। अब कैसा है? अभी भी सर ठीक सेम ही है। है ना, तो अच्छा ठीक है। है, तो वो हाँ। कनेक्टिविटी का इशू होगा। तो लेट्स गो ओके। बैक टू द प्रेजेंटेशन नाउ। बीच में कभी भी जिसमें मान लो आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आई रिपीट इट, ओके। ओके तो सर। अब आते हैं होमोफोन्स पे। हमने अभी होमोफोन देखे। नाउ होमो इज सेम, फोन इज साउंड। तो साउंड, सेम साउंडिंग वर्ड्स which have different spelling and different meanings, those are called as यस सर। homophones. होमोनिम्स। हाँ, homophones, phones. होमोफोन्स। ओके Yeah. सर। Homo means same, phones means sound, लेकिन spelling and meanings are different. ओके सर। जैसे वेस्ट, वेस्ट होता है कचरा, और वेस्ट होता है कमर का नाप भी वेस्ट, है ना। दैट इज वेस्ट। होमोग्राफ्स, अब ये नई चीज आ गई, देखिए होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स आर स्पेल्ड द सेम बट डू नॉट साउंड द सेम। जैसे कि दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। जैसे WIND विंड, हवा, और WIND वाइंड, जैसे कि वायर को वाइंड करते हैं ना, गोल गोल, हाँ यस सर। है ना। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अरे ये तो दोनों की स्पेलिंग भी सेम है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, ठीक है। अब पहले दो केस में क्या था कि दोनों की स्पेलिंग, पहले केस में क्या था, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। दूसरे में क्या था कि स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे वन वन, राइट राइट, राइट मतलब कि लिखना, और राइट मतलब राइट हैंड, RIGHT और WRIT, यस सर। है ना। तो साउंड सेम है, लेकिन यहाँ क्या है, हाँ। यहाँ पर दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। तो ये क्या हो गए, होमोग्राफ्स। जैसे विंड एंड वाइंड, विंड एंड वाइंड, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम देखेंगे थोड़े से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। हम थोड़े से कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको बोलेंगे तो डेली बेस पे वर्ड्स भेज दूंगा या वर्ड लिस्ट दे दूंगा। लेकिन क्या होता है कि हम जितने नए वर्ड्स खुद से लिखें उतना जल्दी याद होता है। मैं अगर आपको खूब सारे व्हाट्सअप करने लग जाऊं या फिर PDF दे दूं तो आप कभी कभी देखोगे भी नहीं। लेकिन अगर आपने जैसे मान लो टेड टॉक्स देखा, राइट, आपने कुछ पढ़ा और उसके बाद यस सर। कॉपी में कहीं दो वर्ड्स लिख लिए तो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। आप मानते हो इस चीज को? यस ठीक है, आप बोलोगे तो मैं आपको वर्ड लिस्ट भी दे दूंगा उसको। सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो वर्ड सेम प्रोनाउंस भी होते हैं और स्पेलिंग्स भी सेम होती है, तो वो किसके अंदर आएंगे? देखो निम मतलब नाम, है ना। तो बैंक, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें दिया है। बैंक मतलब सेम नाम है, BANK, स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, और मीनिंग अलग अलग है। यस सर। और होमोफोन्स क्या है कि हाँ। साउंड सेम है लेकिन उसका मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। राइट एंड राइट, RITE, RIGHT। अब होमोग्राफ क्या है कि सिर्फ स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। एग्जांपल विंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके सर। है ना, तो क्लियर हो जाएगा। फिर जो आप स्क्रीनशॉट लो उसका आप नोट्स जरूर बनाना। वो आप अपने हाथ से लिखोगे ना, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़े और कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें। स्क्रूपल, अब ये वैसे समझाने जाऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। स्क्रूपल होता है मिसगिविंग डाउट। सो डाउट का सिनोनिम है एंजाइटी, कॉशन, सेंसर, फिर रिकैल्सिट्रेंट, ऐसे करके खूब सारी लिस्ट है ना। इसमें आप अपने जितनी जैसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप अपना वर्ड पावर मेड इजी रखें तो बहुत सारे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे, रूट्स भी याद हो जाएंगे। तो आप वहां से कर लेना, कैसा रहेगा। यस सर। इसके अंदर अभी कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ वर्ड्स रटने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज है कि अपने कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हाँ।
है ना। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो है Yes, ईडियम्स। sir. ईडियम्स को आपको समझाऊंगा तो मजा भी आएगा और आपको याद भी हो जाएंगे, कम से कम आज 50 आपको याद करा देंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू ईडियम्स, मतलब कि Sir, मुहावरे। आज एक मिनट, 50. ये पूरा Okay. हाँ, अगर आप चाहें तो 50, नहीं तो फिर जहां तक हो पाएगा उसको अपन लोग 8:30 या 8:35 तक बंद कर देंगे, Okay, ठीक है। sir. और वैसे मैं अपनी क्लास में तो पूरी फटाफट समझा ही देता हूँ, तो लेकिन अपन इसको इतना फास्ट नहीं करेंगे, हम इसको धीरे, मतलब जितना हमको समझ में आएगा उतना करेंगे हम। तो लेकिन ये आपको आइडिया देगा कि अच्छा, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका कि कुछ मीनिंग ही नहीं होता और वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। तो ये कौन से हैं? ये वाले ईडियम्स। जैसे मैंने आपको बताया ईडियम्स क्या होते हैं, आप रिपीट करेंगे। One word for a sentence. नहीं, वो तो वन वर्ड है। Sir, मुहावरे. मुहावरे, बस मुहावरे। हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, यहाँ पर ईडियम्स बोलते हैं। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, ईडियम्स भी बोलते हैं। अब मैं एक दो बता दूंगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, और आपने ये सुना भी होगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि कोई चीज जो पहले लगे कि अरे ये तो नुकसान करेगी, लेकिन लास्ट में जाके वो आपको फायदा देती है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई, तो आपको लगा अरे इतना बारिश हो गई, कीचड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर वो फसल के लिए अच्छा है तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो समथिंग विच इज गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, मतलब पहले आपको लग रहा है कि अरे इंग्लिश इंग्लिश तो यार ये क्यों पढ़े फालतू में, लेकिन अगर आपने इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ ली और उससे चल के अगर आपको तरक्की मिली तो इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। जो शुरू में हमको ठीक ना लगे लेकिन बाद में जाके उसकी अहमियत हमको पता चले, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट बट लेटर ऑन वी फाइंड आउट। सेकंड, सर कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि अपन ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, फिर बाद में होता अच्छा हुआ वो कर लिया. अच्छा हुआ वो कर ली, बस वही कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो लर्निंग इंग्लिश वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हो सकता है आज से 5 साल बाद बोले, आप बोले कि Yes. लर्निंग इंग्लिश वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट हेल्प मी टू क्रैक द इंटरव्यू, है ना। तो आपने एक मुहावरा यूज किया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो लर्निंग इंग्लिश विद रोशन सर वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट हेल्प मी टू क्रैक एन इंटरव्यू ऑफ फलाना फलाना Yes, sir. IAS, है ना, व्हाटएवर। नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन, मतलब एनीथिंग व्हिच इज commonplace and easy to get. So in summers, onions are available in a dime and a dozen. मतलब कि जो गर्मियां होती तो खूब सारे हर जगह प्याज ही प्याज मिलते हैं ना, onions. So anything which is available in lot of quantity is called a dime a dozen. Anything that is common. So in summers, onions are a dime a dozen in the marketplace. और वही अनियन जो है वो ठंड आते आते, मतलब कि दिवाली आते आते 100 रुपए किलो हो जाता है, राइट। तो जो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो उसे कहते हैं अ डाइम अ डजन। ये आप देखना, अभी मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप इंग्लिश सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ये आप खुद ही रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि अरे ये यहां भी आ गया, अरे यहां भी आ गया, इसका मतलब ये है। तो ये होता है। नेक्स्ट, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। अब जैसे मैं आपको अभी लिखित समझा रहा हूं, अगर इसी की आपको मैं फोटो दिखाऊंगा ना तो आपको फट से समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज मोर डिस्क्रिप्टिव एंड इफेक्टिव देन वर्ड्स। अभी आपको मैं अगर पिक्चर के थ्रू ये वर्ड्स ये सब समझाऊं ना तो आपको बहुत चीज समझ में आएगा। तो जैसे क्या होता है कि गांव में कोई चीज हमको लॉन्च करनी है, तो गांव में हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर दिखा के बताते हैं, तो उन लोगों को जल्दी समझ में आता है, वर्ड समझ में नहीं आते। तो अगर मैं कोई चीज आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं समझ में आएगा। तो दैट्स व्हाई ये मुहावरा है, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। ठीक है, अब आप इसको आप यूज करेंगे और आगे चल के आपको दिखाई भी देंगे। अ पीस ऑफ केक, सो विनिंग क्रिकेट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान वाज अ पीस ऑफ केक फॉर इंडिया, मतलब some task that can be easily accomplished. So cracking the CS exam will be a piece of cake for Neha, मतलब something which can be done very easily. जो कहते हैं ना, मैं अपने बाएं हाथ से कर सकता हूँ, बाएं हाथ का खेल। तो हाँ, सबसे अच्छा तरीका बेटा इसका यही है कि हम इसका समानांतर हिंदी का ढूंढ लें। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का हिंदी में क्या होगा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अच्छा हुआ वो कर लिया। हाँ, ऐसे ही याद होता है, यही टेक्निक है। अ डाइम अ डजन मतलब काफी सारे, अत्याधिक अत्याधिक मात्रा में। अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, इसका भी कुछ निकाल लो। पिक्चर पेंट्स
सर जो अपन पिक्चर से देख के समझते हैं वो वर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, उसे हाँ अच्छे से समझ एग्जैक्टली, में आता वो है। जल्दी समझ में आता है। पीस ऑफ केक तो दाएं सर हाँ जो अ डाइम अ डजन है उसका मीनिंग क्या था? कि काफी सारे, अत्याधिक। सो सर कैन वी यूज दिस फॉर पॉपुलेशन? हाँ नहीं, पॉपुलेशन की नहीं, मतलब कोई चीज जो कि चीज। एक पर्टिकुलर समय में काफी मात्रा में अवेलेबल, जैसे संतरे जो होते हैं, है ना, तो वो उसका सीजन होता है तो विंटर्स खूब में। सारे दिखते हैं। तो जो चीज एक समय के लिए बहुत मात्रा में अवेलेबल हो, उसे कहते हैं डायम अ डजन। ठीक है। अब यस सर, जैसे हमारे घर पर भी चींटियां बहुत ज्यादा हो रही है, हाँ बहुत ज्यादा, तो ओके, उसके लिए अ डाइम अ डजन। डायम अ डजन, यस बिल्कुल। अब अ पीस ऑफ केक मतलब कि दाएं हाथ का खेल। वेरी इजी, कैन बी अचीव वेरी इजली। मानिए कि दाएं, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है, यानी इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट, यस एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। सो पेट्रोल नाउअडेज इज कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। पेट्रोल नाउअडेज इज कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग। तो एन आर्म एंड अ लेग अपने आप में कुछ भी नहीं है, पर मुहावरा है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली। पेट्रोल यस नाउअडेज सर। इज कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग। आम। ठीक है। यस सर। एन एक्स टू ग्राइंड, अब जैसे मान लो दो पड़ोसी हैं, दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो मैं बोलूंगा रामू एंड श्यामू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब दोनों के बीच में क्या है, विवाद। रामू एंड श्यामू हैव गॉट अ एक्स टू ग्राइंड, मतलब दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी। एट द ड्रॉप, आर्गुमेंट। हाँ। अब जैसे ओके सर। आपने कपिल शर्मा का शो देखते थे पहले, कपिल शर्मा का? हाँ सर, थोड़ा बहुत देखा है। हाँ, तो उसमें जैसे ही मौका मिलता था, सिद्धू जो था वो शेरो शायरी करता था, है ना। तो अब देखो यहां पर इसका कैसे एक्सप्लेनेशन है। तो सिद्धू यूज टू डू शेरो शायरी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब जैसे ही मौका मिले वैसे ही। तो सिद्धू यूज टू डू शेरो शायरी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब कि विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, मतलब जैसे ही मौका मिले। तो सपोज मेरे को गाने का शौक है, तो रोशन सर स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब जैसे ही मौका मिलता है वो गाना शुरू कर देते हैं। सिद्धू पाजी क्या करते थे, जैसे ही मौका मिलता था वो शेर व शायरी करते थे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज यस करता सर। हूँ, तब आपको याद हो जाएगा बेटा, है ना, पूरी स्लाइड। ओके सर। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब जो पहले लगे कि काम का नहीं है, बाद में काम का हो जाए। सर एक इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कौन से वाले को? ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हाँ, ये मतलब सेंटेंस में यूज करूं? हाँ। ठीक है। सो rains in the month of November were actually a blessing in disguise for the farmers, because it helped in irrigation. Rains in the month of November were actually a blessing in disguise for farmers because it helped in irrigation. तो यस अपनी जो सर। बरसात होती है वो जुलाई में होती है, लेकिन अगर दिसंबर में आ जाए तो पहले लगता है अरे ये कैसे आ गई, लेकिन अगर उससे फसल को फायदा होता है तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द फार्मर्स, हाँ। है ना। ओके सर। A dime a dozen. So onions are available in a dime a dozen in the summer season. A picture paints 1,000 words. So I would like you to please explain to me in diagrammatic form, because a picture is worth 1,000 words. A picture paints 1,000 words. Piece of cake. यस सर। So defeating Pakistan in a cricket match is a piece of cake for India. Defeating Pakistan in a cricket match is a piece of cake for India. An arm and a leg. Petrol nowadays is costing an arm and a leg. An axe to grind. So Ravi and Ramu have got an axe to grind. मतलब दोनों में दुश्मनी है ना। सिद्धू used to crack jokes at the drop of a hat. मतलब जैसे ही मौका मिलता है, सिद्धू used to crack jokes, जैसे ही मौका मिलता है ना। तो ये बेटा जितना आप देखोगे ना, तो उतना आपको फिर बार बार दिखेगा और वो अपने आप दिमाग में परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, इसको समझने का तरीका बस यही है। तो अपन देखते हैं कितनी स्लाइड्स कर सकते हैं, और उसके बाद कितने बजे आपको एंड करना बेटा बता दो। सर 8:35 तक। 8:35, अब मुझे बता देना है ना, जैसे 8:35 हो जाए टेल मी। अब होता है कि हिंदी में बोलते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि अरे डोंट पे अटेंशन टू हिम, ही इज जस्ट शाउटिंग लाइक दैट बिकॉज एज यू नो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट,
मतलब कि गरजने वाले बरसते नहीं है, उसमें ध्यान मत दो, ये वो वाले हैं गरजने वाले बरसने वाले नहीं है ये, है ना। तो बार्किंग Yes, डॉग sir. सेल्डम बाइट्स, गरजने वाले बरसते नहीं। तो इसका बेटा सबसे अच्छा तरीका है मुहावरों का कि हम इसका ऑल्टरनेटिव हिंदी में ढूंढ लें, तो ये याद हो जाते हैं, है ना। इसका तरीका याद करने का यही है, और फिर जितना सुनोगे उतना याद होगा। एट अ स्नेल Yes, स्पेस, sir. स्नेल होता है ना जो बारिश में निकलता है, जो धीरे धीरे चलता है, शंख होता है हाँ. उसके। तो स्नेल स्पेस का मतलब क्या है, बहुत धीरे, कछुए की तरह। Yes, सो sir. द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज गोइंग ऑन अ स्नेल स्पेस, मतलब जो रोड बन रही है हमारे घर के सामने, वो बहुत धीरे धीरे बन रही है, कछुए की छाल से बन रही है, एट अ स्नेल स्पेस। Yes, sir. ठीक है। बैक द रॉन्ग हॉर्स, जैसे कि मैंने गलत घोड़े पे दाव लगाया, तो मेरे को लगा कि ये जो 11 लोग क्रिकेट उसमें है, उसमें विराट कोहली इस बार 100 मारेगा, लेकिन वो 0 पे आउट हो गया। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली आई हैव बैक द रॉन्ग हॉर्स, मतलब मैंने गलत घोड़े पे दाव लगा दिया। तो विराट कोहली में सोचा कि 100 मारेगा, लेकिन वो 0 पे आउट हो गया। तो मैं लास्ट में क्या बोलूंगा, अरे आई हैव बैक द रॉन्ग हॉर्स, मैंने गलत घोड़े पे दाव लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है Yes, बेटा। sir. हाँ, अब है Yes, sir. बियर मार्केट। अब क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट, जैसे आप सीएस में जाओगे तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट। तो रोज आता है ना सेंसिटिव इंडेक्स आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितने पे है आज, कितने में बंद हुआ, कितने पे खुला, आप न्यूज में देखते होगे ना। नो सर, ये सब तो नहीं, बट सर सुना है. हाँ सुना है। तो कभी हाँ. कभी क्या होता है कि जैसे मैंने शेयर खरीदा, अब इस पे अपन कभी एक वो भी कर लेंगे, शेयर भी एक अलग सी चीज है। शेयर क्या होता है, कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को मुनाफा होता है तो हमको कुछ प्रॉफिट देती है, और नुकसान होता है तो हमारे शेयर का दाम गिर जाता है। तो जैसे कि Yes, sir. इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसे मान लो मैंने जब सस्ता था तो प्याज खरीद लिए 5 रुपए किलो, और मैंने 100 किलो लेके अपने गोडाउन में पटक लिए। ठीक है। तो 5 रुपए किलो खरीदे और 100 किलो लिए, तो कितना पैसा खर्च किया मैंने, 500 रुपए। ठीक। जैसे दिवाली आई तो 1 किलो प्याज हो गया 100 रुपए का, और मेरे पास कितने किलो है, 100. 100। तो मैंने उसको अगर बेचा तो कितने रुपए मिलेंगे, 100 × 100 इज 10,000। 10,000. तो 500 रुपए की चीज मैंने कितने पे बेची, 10,000। 10,000. और मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 9,500। तो अब जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं बियर मार्केट, यानी कि व्हेन यू गेट पॉजिटिव रिटर्न्स। अ बियर मार्केट इज अ पीरियड Yes. व्हेन इन्वेस्टर्स, ओ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उसे कहते हैं बुल मार्केट। बियर होता है जब मेरे को नुकसान हो जाए, मतलब इसका एकदम मैंने अच्छा. अपोजिट बोल दिया। बियर मार्केट में होता है कि जैसे मैंने मान लो कोई 100 रुपए की चीज खरीदी और मार्केट में उसका दाम गिर गया और मुझको 10 रुपए बेचना पड़ा, तो उसे क्या कहेंगे, बियर मार्केट। इसका Okay, अपोजिट sir. होता है बुल मार्केट, जो मैंने पहले बताया था ना, दैट इज एक्चुअली बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है, Profit. हाँ जैसे आपने सोना खरीदा, अभी मान लो 40,000 रुपए का एक तोला मिल रहा है, और 3 दिन के बाद वो 50,000 रुपए का एक तोला हो गया, उसे क्या बोलेंगे, बुल मार्केट। लेकिन आपने अगर 30,000 रुपए का एक तोला खरीदा और उसको आपको 25,000 में बेचना पड़ा, तो नुकसान हुआ ना, Yes, sir. तब उसे कहेंगे बियर मार्केट। तो बियर, Bear market. बियर मतलब भालू, है ना। बियर मार्केट मतलब कि जब आपको नुकसान हो, और बुल मार्केट मतलब कि जब आपको फायदा हो। तो आपने देखा होगा Yes, sir. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आगे एक बुल बना हुआ है ना, बुल मतलब सांड बना हुआ है, उसका मतलब है कि वहां पर जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको मिलेगा प्रॉफिट। Profit. ये जो टर्म्स है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में जार्गन, यानी कि टेक्निकल टर्म। इसे कौन यूज करता है, स्टॉक एक्सचेंज वाले, जार्गन टेक्निकल टर्म्स। जैसे आप जब सीएस बनोगे तो आपके भी कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, डॉक्टरी के भी होते हैं, है ना। तो ऐसे इंजीनियर्स के भी होते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, तो इंजीनियरिंग के टेक्निकल टर्म्स है। तो ये बियर मार्केट और बुल मार्केट, ये फाइनेंशियल टेक्निकल टर्म। समझ में आया बेटा। Yes, sir. चलो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करते, वरना तो बेल द कैट। अब जैसे क्या हुआ था कि अपन ने एक स्टोरी सुनी थी ना कि बिल्ली आके चूहे को खा जाती थी, तो चूहे आपस में मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो यार बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो जब भी आएगी आवाज होगी और हम छुप जाएंगे, हाँ. है ना। Yes, तो sir. लेकिन उस समय क्वेश्चन क्या था कि यार बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि वो तो खा जाएगी उसको, है ना। तो ऐसा टास्क, मतलब कि ऐसा काम जो कि इम्पॉसिबल हो करना, उसे कहते हैं कि हु विल बेल द कैट टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो टेमिंग चाइना इज जस्ट लाइक बेलिंग द कैट। मतलब चाइना जो है हर समय हमारे साथ खुराफात करता रहता है, आपको अगर न्यूज वगैरह सुनते हो
चाइना क्या करता है, हम लोग को तंग करता रहता है ना, हमारी जमीन हड़प लेता है। तो टेमिंग मतलब कि उसको काबू करना। टेमिंग चाइना इज जस्ट लाइक बेलिंग द कैट, मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, तो बिल्ली के Yes, गले sir. में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, जो बांधने जाएगा चूहा वो मर जाएगा। तो टू परफॉर्म सम Yes, sir. इम्पॉसिबल टास्क इज कॉल्ड बेलिंग द कैट। अब है Yes, sir. अब है ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। तो बिटवीन यू मी एंड कैट्स विस्कर, मतलब मैं अगर आपको कुछ सीक्रेट बताऊं कि ओके टुमारो इज अ हॉलीडे बट डोंट टेल इट टू एनीबॉडी, इट्स बिटवीन यू मी एंड द कैट्स विस्कर्स। अब क्या होता है, बिल्ली के जो ऐसे करके वो निकले रहते हैं ना चेहरे पे, क्या कान, मूछ. मूंछ निकली रहती है, तो उसे कहते हैं कैट्स विस्कर। अब देखो ये Yes, sir. अपने आप में इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन इट इज अ मुहावरा। तो ये मेरे आपके बीच में और कैट्स विस्कर्स के बीच में है। इसका मतलब क्या है, टेलिंग समथिंग दैट यू डोंट वांट देम टू रिवील और कीप इट अ सीक्रेट। तो मैंने आपको कोई राज बताया और साथ में बोला कि नेहा इट्स बिटवीन यू मी एंड द कैट्स विस्कर्स, किसी और को बताना नहीं है ना। इसका मतलब है कि प्लीज Okay, कीप इट sir. सीक्रेट, आई एम कन्फाइडिंग इन यू, कन्फाइडिंग। ठीक है, लास्ट वन, इसके बाद हम खत्म करते हैं। बिग फिश। बिग फिश इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे अमित शाह, आप अमित शाह को जानते हो? Yes, sir. अमित शाह इज कौन है? Cooperation Minister, Home Minister and Cooperation Minister. तो अमित शाह इज अ बिग फिश इन भारतीय जनता पार्टी। तो बिग फिश कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब प्रधानमंत्री तो है ही, उसके सिवा दूसरा बिग फिश कौन है? अमित शाह। अमित शाह इज अ बिग फिश इन भारतीय जनता पार्टी। ठीक है बेटा, बड़ी मछली। Okay, sir. बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। अब जैसे आप मध्य प्रदेश में हो, है ना, तो हमारे जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? कमलनाथ जी थे कि नहीं? Yes, sir. वो कहां से आते थे? छिंदवाड़ा से, है ना। छिंदवाड़ा एक Yes, बहुत sir. छोटी सी जगह है कि नहीं? जैसे ग्वालियर भी एक छोटी सी जगह है ना, वहां पर कौन आता है? माधवराव हाँ. सिंधिया। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी एक छोटी सी जगह से आए तो उसको कहते हैं बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। बिग फिश मतलब बड़ी मछली छोटे तालाब में, जैसे कि अपने कमलनाथ जी या फिर अपने माधवराव सिंधिया जी। मतलब एक Yes, बहुत बड़ा sir. आदमी एक छोटी सी जगह पे। समझ में आ गया? Yes, sir. अब आखिरी दो है, बिगर फिश टू फ्राई, मतलब कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग अ पार्टी, आई गॉट अ बिगर फिश टू फ्राई। मेरे पास कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आई हैव टू गो टू द ग्रैमी अवार्ड्स, है ना, तो आई गॉट अ बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास और ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। बर्ड इन हैंड इज वर्ड टू इन द बुश। ये लोग क्या करते हैं कि जो हाथ में चीज है उसको कम अहमियत देते हैं और जो उनके ख्यालों में है उसको ज्यादा देते हैं। तो समझदारी क्या बोलती है कि आपके हाथ में जो है उसको ज्यादा कदर करिए और जो आपके ख्यालों में है उसके आगे मत भागिए। सो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये आपने सुना है ना? आपने सुना है कभी? Yes, sir. इंग्लिश में तो नहीं सुना बट हिंदी में आप जो बोल रहे हो वो सुना है. तो इसका बेटा एक ही गुरु मंत्र है याद करने का कि आप इसका ऑल्टरनेटिव हिंदी में देख लें। ठीक है, तो Yes, sir. आज की आपको क्लास ठीक लगी? आपको सब समझ में आया? एक बार आप कैमरा ऑन करके बता दो। हाँ, हाँ, यस सर, समझ में आया. सर ये जो हमने अभी आइडियम्स रिकॉल Idioms. किए वो सब एक बार रिवाइज कर लें स्टार्टिंग से. अभी फिर से कर लें अभी? हाँ सर, आप रैंडमली मुझसे ऐसे पूछिए, मैं फिर हाँ, देख ठीक है ठीक है प्रैक्टिस ठीक है ठीक है, में मैं अभी बोल आपसे फिर से पाती शेयर हूँ. करता हूँ। और ठीक है, और ये मैं वैसे 1 घंटा पढ़ाता हूँ ना, तो लगभग 50 मिनट याद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या रहता है कि मतलब बहुत सारे तरीके हैं, खैर इसके अंदर अपन जितना डीप जाएंगे वो उतना रहेगा। तो अपन कोशिश करते हैं कि अपने काम की चीज इस समय हो जाए और अपना जो मेन मकसद है वो होता जाए, है ना। तो अपन इसको पीछे लेके जाते हैं। पहले इंग्लिश ईडियम्स है, इसे कहते हैं ईडियम्स, राइट। इडियम्स. तो आप बताओ, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या सर है? वेरी इजली टू गेट. यस, वेरी इजीली डन और अकम्प्लिश्ड। एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड. सर आर्ग्यूमेंट. हाँ, दुश्मनी, दुश्मनी। हिंद इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब परमानेंट दुश्मन। इंडिया और पाकिस्तान की परमानेंट दुश्मनी है ना, तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, यस सर. हम इसको एक बार कभी और भी रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम परमानेंटली याद हो जाएंगे, आप देखना। और यही सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब ये 50 जो है ना, यही आप हर समय देखोगे, न्यूज में आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। लास्ट मतलब और भी है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मौका देखते ही. मौका मिलते ही, बिल्कुल सही।
अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पहले अच्छा नहीं लगेगा बट बाद में रियलाइज होगा। बाद में उसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत, जैसे रेन। मम्मी ने डांट दिया, पापा मम्मी ने डांट दिया, तो उस समय तो बहुत बुरा लगा, पापा ने खूब डांटा, बोला पढ़ाई करो, तो उस समय तो लगा अरे क्या हो गया। फिर बाद में यस हम कहीं पास हो गए, कहीं हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हमको लगा कि पापा की जो डांट थी, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, उसने मेरा भविष्य बना दिया, सर। है ना। यस सर। इसके बाद है अ पिक्चर पेंट्स 1,000 words। सर with the picture we can understand more than a single word. Yes, picture will give you more clarity than using words. Barking dogs seldom bite। गरजने वाले बरसते नहीं। हाँ बिल्कुल सही। Bell the cat, डिफिकल्ट टास्क। difficult task। At a snail's pace, धीरे धीरे। धीरे वेरी धीरे। स्लोली। Back the wrong horse, गलत दाव लगाना। गलत दाव लगाना, गलत व्यक्ति पे दाव लगाना, है ना। आपने सोचा यस सर। क्या होता है ना। अच्छा, इसी में एक और मिलता जुलता है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स वो होता है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये, जैसे आपकी क्लास में कोई एकदम से बच्चा आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, जिसको कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ पढ़ाई भी करता है, तो ऐसा बंदा जो लास्ट में फर्स्ट आ जाए, उसे कहते हैं डार्क यस हॉर्स। सर। एक तो होता है डार्क बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स, और एक होता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स वो बंदा जो सोचा नहीं था कि अरे ये 100 रन बना लेगा, और उसने 100 रन बना लिए या फर्स्ट आ गया, है ना। अब बिग फिश, बिग फिश। कोई बड़ी पर्सनालिटी। बड़ी पर्सनैलिटी। अब बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, बिग फिश। छोटी। बड़ा आदमी छोटी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। कमलनाथ। कमलनाथ जी हो गए अपने, या फिर अपने माधवराव सिंधिया जी भी हो गए। नेक्स्ट इज यस सर। बिगर फिश टू फ्लाई। आई हैव सम अर्ज। सर मतलब इससे भी बड़ा काम होना। हाँ, इससे आई हैव गॉट सम मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, आई कैनॉट कम टू द मोर पार्टी, इम्पोर्टेंट। आई गॉट अ बिगर फिश टू फ्राई। मतलब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट काम पे जा रहा हूँ, मैं किसी यस इनॉग्रेशन सर। पे जा रहा हूँ, है ना। आई कैनॉट कम टू योर सेरेमनी, आई गॉट अ बिगर फिश टू फ्राई, मुझे कुछ और बड़ा काम है। लास्ट वन, यस सर। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हाँ ख्यालों में है उसको ज्यादा अहमियत ना दें जो हकीकत में है। ऐसा उसके कुछ है ऊपर ना। आप कॉन्सेंट्रेट करें, है ना। तो जो हमारे हाथ यस। में है हम उसको अहमियत दें, हम जो ख्यालों में है उसके ऊपर, उस पर ना दौड़े। जैसे क्या होता है कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ तुम इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर लेके आओ, क्योंकि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अभी आईएएस में जब होगा तब देखना, अभी तो इंजीनियरिंग की डिग्री अच्छी तरह करो ना, तो इसका मतलब है यस सर। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है। अब मैं आपसे इसके बाद जो हमने पढ़ाया है उसके नोट्स का लिंक शेयर करूंगा, जब भी आपको फुर्सत मिले, कल परसों, तो आप देख लेना। ठीक है। ओके एनीथिंग सर। एल्स यू लाइक टू डिस्कस बिफोर वी कंक्लूड। सर ये सारे जो आइडियम्स पढ़े हैं उसको मतलब हिंदी में तो समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या है बट इंग्लिश में करना एकदम से नहीं हो पा रहा है। हाँ देखो, इसको एकदम से करना भी मत, क्योंकि ये आखिरी सीढ़ी है, क्योंकि हमको फास्ट कोर्स करना है, इसलिए मैंने आपको सब एक साथ बता दिया। अदरवाइज इसको करने में मैं कम से कम 5 दिन लगाता, है ना। तो ये सबसे आखिरी सीढ़ी है, आखिरी सीढ़ी का नाम है इडियम्स। तो आपको सबसे पहली सीढ़ी कौन सी पार करनी है? रूट वर्ड। सिनोनिम्स एंटोनिम्स रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स, उसके बाद आना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, उसके बाद आना किस यस पे? सर। होमोनिम्स वगैरह पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, फिर एपोनिम्स पे आना है, फिर फ्रेजल वर्ड पे आना है, और लास्ट सीढ़ी है आपकी इडियम्स। लेकिन अब क्योंकि आपको बता दिया गया है कि इडियम्स क्या होते हैं, तो अब जब आप पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो इडियम है, ये तो फ्रेजल वर्ड है, यस ये सर। तो होमोनिम है, ये तो सिनोनिम है। अब देखना, आज से आपका ये सब चीजें दिखने लगेंगी, सुनने लगेंगी, क्योंकि यस इंग्लिश सर। में बोलते हैं ना कि योर आईज डू नॉट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो। अभी आपके माइंड को मालूम चल गया कि होमोनिम नाम की कोई चीज होती है, इडियम्स नाम की कोई चीज होती है, तो योर आईज विल सी इट एवरीवेयर, यस सर। है ना। तो इसका सर क्या, I thought my vocabulary is not that much good, so that's why I'm not able to express it in English. सी वोकैबुलरी इज अ लॉन्ग टर्म गेम। इसको रोज हम स्नेल स्पेस में करें, रोज बेटा 3 वर्ड्स याद करो, और तुम देखना 1 महीने के बाद, और अगर आपने ये वर्ड पावर मेड इजी कर ली,
तो 1 महीने के बाद आपके अंदर जमीन आसमान का फर्क आप खुद महसूस करोगे। वर्ड पावर मेड इजी कर लो, आप तो बिल्कुल, आपको कोई रोग, अच्छा आप किसी को आप बताओगे ना कि मैंने वर्ड पावर मेड इजी की है, तो आपकी तरफ रिस्पेक्ट से देखेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है। आप किसी भी इंग्लिश वाले को बोलना कि मैंने वर्ड पावर मेड इजी कर ली, तो देखना फिर आपकी तरफ रिस्पेक्ट से देखेगा, राइट? तो सर फ्रॉम दैट बुक I sir, while reading I found many new words and I found meaning of them and I wrote in a book. So I wrote 31 to 32 new words and I'm practicing them. और उसी के अंदर लिखना पेंसिल से, राइट ऑन दैट बुक, ऐसा मत करना कि वो बुक को खाली छोड़ दो, राइट ऑन दैट बुक, ओके, और उसको पूरा भर देना, एकदम पूरा भर देना, गंदा कर देना। तो दैट इज द ओनली पर्पस। ऐसा मत रखना कि ये मेरे छोटे भाई के लिए है, नहीं, आपको यूज करना है, राइट? और उसको आप 1 महीने में कंप्लीट करना, रोज उसको आधा घंटा देना, देखना आपका वोकैबुलरी कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब आपको सब कुछ मालूम चल गया कि रूट वर्ड्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, अब आपको वो करने में और आसानी होगी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन मंडे। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome.